के साथ ये कैसा खिलवाड़? चैंपियन लगा रहे हैं झाड़ू, काट रहे हैं घास, सो रही है सरकार। कैसे बढ़ेगा देश का मान? नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कई ऐसे खिलाड़ी आपने इस देश में देखे होंगे जिन्होंने अर्श से लेकर फर्श तक अपनी पूरी जिंदगी ऐसे खोलकर रख दी है, जिसके बाद वो एक सितारे की तरह चमके भी हैं। लेकिन उस सितारे को चमकने के लिए जिस मेहनत की जरूरत होती है, वो मेहनत तो तमाम खिलाड़ी करते हैं, लेकिन क्या एक खिलाड़ी के लिए एक मेहनत ही सब कुछ होता है? एक समाज के अंदर क्या मेहनत के दम पर ही एक खिलाड़ी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है? लेकिन उस पूरे सफर को तय करने के लिए एक चीज की और जरूरत होती है। वो उस जरूरत का नाम है पैसा। वो पैसा जो सरकार की तरफ से या फिर उसके परिवार की तरफ से मिलता है। लेकिन वो लोग या वो खिलाड़ी, उनके साथ क्या हो जिनके पास ना तो परिवार है ना पैसा है। एक ऐसे ही खिलाड़ी से हम आपको आज मिलवाएंगे जिसने वो उपलब्धि हासिल तो कर ली जो मेहनत के दम पर हासिल की जाती थी, लेकिन एक ऐसी चीज उसके सामने आ रही है जिसकी वजह से उसका वो हुनर कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहा है। उस हुनर को हम तराशने की कोशिश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस चीज की उसे दरकार है वो उसे मिले। उस खिलाड़ी को आज हम आपसे मिलवाएंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उस खिलाड़ी का जो हुनर है वो आप समझ सके वो कौन सा हुनर है और कौन सी चीज उसके सामने आ रही है। ऐसा खिलाड़ी जो देश के लिए खेलने का सपना सजाता है और तिरंगे तले अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहता है। अपने अंदर के हुनर और जज्बे के दम पर देश को गौरवान्वित करने की दिल में तमन्ना रखता है और इन्हीं तमन्नाओं को सजाते हुए देश के लिए पदक जीतता है। लेकिन इन तमन्नाओं को पंख देने के बजाय आज हमारे देश में उन्हें कतर दिया जा रहा है। आलम ये हो जाता है कि देश का नाम सातवें आसमान पर लहराने वाला खिलाड़ी दम तोड़ने के कगार पर आ जाता है और अपने भरण पोषण के लिए ऐसे काम करने को मजबूर हो जाता है जो खिलाड़ियों से कतई आशा नहीं की जाती। शायद यही कारण है कि आज भी हमारे देश में कई होनहार खिलाड़ी होने के बावजूद हमारा देश पदकों की संख्या में दूसरे देशों के मुकाबले कहीं पीछे है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज भी हमारे देश में राज्य स्तर के खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिसके वो हकदार होते हैं। शायद आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल हमारे देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीता। तब सरकार ने भी ऐसे खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए लुटाए। लेकिन हरियाणा की ही ऋषु मित्तल एक ऐसी खिलाड़ी है जिसके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, पढ़ाई और खेल का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषु है कि हार मानने को तैयार नहीं। दरअसल हरियाणा की ये होनहार खिलाड़ी दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा लगाकर अपने सपनों को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऋषु ने राज्य स्तरीय मुक्केबाजी में हरियाणा को सोने के अलावा कई छोटे तमगे दिलाए हैं। लेकिन आज इस खिलाड़ी की हालत कुछ ऐसी है कि वो अपने खेल को बरकरार रखने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार है जो आमतौर पर एक खिलाड़ी नहीं करता। ऋषु का एक बड़ा भाई है जो इनका खर्च उठाने को मजबूर है। ऋषु न केवल खेल में ही अव्वल है बल्कि पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। ऋषु ने 2014 में मुक्केबाजी में 46 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 2013 में फरीदाबाद और 2012 में भिवानी में हुए राज्य स्तरीय खेलों में बॉक्सिंग में ही कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अब जरा सोचिए कि मुक्केबाज का हब कहे जाने वाले हरियाणा में उभरती खिलाड़ी की ये दुर्दशा है। इस देश में कहां से चैंपियन आएंगे? इन पंखों को कौन उड़ान देगा? आज हमारे देश में न जाने कितनी ऋषु देश के लिए पदक जीतने का सपना सजाए बैठी हैं। बस जरूरत है तो इन हाथों को सहारा देने की और सत्ता में हुए हुक्मरानों को दिखाने की। हमारा पड़ोसी देश चीन जो ओलंपिक में सबसे अव्वल रहता है, लेकिन वहां के खिलाड़ी आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इतने पदक चीन की झोली में चले जाते हैं?
इसका श्रेय कहीं ना कहीं उस सरकार को भी देना होगा जो उन खिलाड़ियों की मदद करती है, उन्हें तैयार करती है, उनकी मेहनत को देखकर, उनके हुनर को देखकर उसे तराशा जाता है और उसके बाद वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं निराश नहीं करते हैं चीन जैसे देश को। तो आखिर हम पड़ोस में रहकर भी ओलंपिक जैसे खेलों में सिर्फ पदक की उम्मीद क्यों करते हैं और उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं जो इस तरीके से मरकर, मशक्कत करके, मेहनत करके अपने हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। रेशु, जिसकी कहानी भी आपने देखी, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उसके ही ज़ुबानी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस तरह की परेशानियां का सामना करती है और आखिर ये उसकी ज़िद क्यों है। और साथ ही साथ उसके कोच विक्रम भी मेरे साथ मौजूद हैं। रेशु, शुक्रिया आप आई यहाँ तक। और ये जो पूरी कहानी हमने इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाई है, ये जो शौक़ है, शुरुआत जो हुई इस शौक़ की, ये आखिर क्यों हुई और जब इतनी परेशानियां हैं छोड़ क्यों नहीं देती इस पूरे शौक को, आखिर जिद क्यों है ये? सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तब हमारे राजेंद्र सिंह कोच हैं जो, वो एक दिन स्कूल में हमसे मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाऊं। तो मैं पहले साल तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी, मैंने कांस्य पदक प्राप्त किया और दूसरे साल भी मैं इतनी उभर के नहीं आई कि मैंने दूसरे साल भी कांस्य पदक प्राप्त किया। तीसरे साल मैं स्वर्ण पदक लाने के लिए अपना सारा श्रेय हमारे राजेंद्र सिंह कोच, विक्रम डुल सर और गुमीत सर को देना चाहूँगी। और इसके अलावा जब मेरी जूनियर गेम थी, यहाँ पे कैथल में जूनियर गेम हुई, वो गेम मैंने अपनी छोड़ी नहीं। उसके चलते ही मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। उसी दिन मेरे पापा की डेथ थी, लेकिन मेरी जीत थी कि मैं अपनी गेम भी खेलूंगी। लेकिन मैंने गेम में भी आजमाया और वहाँ पे मैं हार गई। ये मेरा लक था कि मैं वहाँ पे हार गई। और मैं फिर भी। कब से खेल रही हैं आप बॉक्सिंग? मैं बॉक्सिंग 3 साल से खेल रही हूँ, पिछले 3 साल से खेल रही हूँ। पिछले 3 साल से आप लगातार खेल रही हैं? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में सर मेरे कोई नहीं है। परिवार में मेरी मम्मी हैं जो 2 साल से घर पे नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए सर वो घर छोड़ के चली गई। और मेरे फादर है सर, फादर की 6 महीने पहले डेथ हो गई। और एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, वो पानीपत में रहती हैं। अब एक मेरा बड़ा भाई है 20 साल का है जो, और इसके अलावा मैं और मेरा भाई रहते हैं अकेले। और मेरा भाई है जो किराने की दुकान पे काम करता है, उससे जो भी 4-5 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल पाता। हमें बहुत दिक्कतें आती है गुजारे में, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है जहाँ पे हम रहते हैं, और उसी से हमें किराया नहीं देना पड़ता, और जिसके कारण हमारा बहुत पैसा बच जाता है। फिर भी कहने के अलावा भी 1000 रुपये किराया होता है, तो 1000 रुपये बच जाते हैं, वो घर खर्च के लिए बिल्कुल समझा जा सकता है कि 1000 रुपये का जो खर्च है वो भी एक ऐसे परिवार के लिए कितना बड़ा खर्च हो सकता है जिसके पास कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है। विक्रम साहब जो उसके कोच हैं यहाँ पर रेशु के, वो भी हमारे साथ हैं। श्रेय आपको भी दे रही है यहाँ पर रेशु। विक्रम साहब, आपने कब आपके संपर्क में रेशु आई और क्या आपने देखा रेशु के अंदर जो आपको लगता है कि इसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है जो बाकी खिलाड़ियों से इसे अलग करती है? आज से 3 साल पहले जब रीशु से संपर्क हुआ तो बॉक्सिंग के लिए ग्राउंड में आई, तो उसने बोला सर हमें बॉक्सिंग सीखनी है और स्टेट लेवल पर नहीं, मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अचीव करना है। तो उसके बाद हमने इसको प्रिपेयर करना शुरू किया, जिसके बाद इसने बड़ी ही लगन से, बड़ी मेहनत से अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फर्स्ट ही स्टेट चैम्पियनशिप में इसने मेडल लिया। और फर्दर आगे जो कंपटीशन होने वाले थे उसके लिए इसने अपनी तैयारी शुरू की। एक कंपटीशन के टाइम में, स्टेट चैम्पियनशिप के टाइम में, जिस टाइम कंपटीशन होने वाला था उससे एक दिन पहले इसके फादर की डेथ हो गई। हमने भी सोचा कि इसको कंपटीशन से रहने देते हैं, कहीं कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए। स्टेट चैंपियनशिप से पहले? जी हाँ। बट इसकी जिद थी कि मुझे करना है और मुझे लड़ना है। वो ये वहाँ लड़ी भी और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इसने। बाकी बच्चों से, जो बाकी गर्ल्स हैं, उनसे ये अलग इसलिए है क्योंकि ये ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने आप को बनाए रख रही है, ना कि बनाए हुए बल्कि अचीवमेंट को और बढ़ा रही है लगातार। तो ऐसे बच्चों के लिए हम इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसके अलग से भी ट्रेनिंग करवाते हैं। स्टेट चैंपियनशिप, जाहिर है आप 3 साल से लगातार मेहनत कर रही थी। स्टेट चैंपियनशिप खेलना एक हर खिलाड़ी का सपना कहा जा सकता है, लेकिन उस दौरान एक पिता जिसका साया एक बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वो हर कोई समझ सकता है। लेकिन स्टेट चैंपियनशिप खेलने का फैसला करना उस दौरान या उस वक्त में कितना मुश्किल था? उस दौरान चैंपियनशिप खेलने का फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उस समय ये देखा कि अब मेरी माता तो नहीं है, अब पिता भी नहीं रहे, अब मुझे कुछ नाम हासिल करना है,
तरक्की हासिल करनी है, आगे खेलना है। अब मैं इस गेम को छोड़ दूंगी तो आगे गेम मेरे को कैसे खिलाएंगे। इसलिए मैंने ये लेना डिसीजन बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने मैंने दिल पे पत्थर रख के ये गेम खेलनी जरूरी समझी। लेकिन ये मेरा लक नहीं था कि मैं उसमें मेडल ला पाऊँ, इसलिए मैं वहाँ पे हार गई। चलिए, एक खिलाड़ी के जीवन में हार और जीत जो है वो लगी रहती है, लेकिन आपने स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। और 3 साल का अंतराल जो है काफ़ी लंबा अंतराल नहीं है, लेकिन अगर इस अंतराल के बीच में भी अगर आपने अपने हुनर को तराशा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, इस मेहनत के दौर में किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जिस तरीके से हमने जो तस्वीरें देखी हैं या फिर जो हमने रिपोर्ट देखी है, उसमें हमने कई घरों में आपको काम करते हुए भी देखा है। पैसे के जुगाड़ के लिए ये सब मेहनत या फिर इस तरीके की जो आपको है मेहनत करनी पड़ती है? सर, सबसे पहले जरूरत होती है डाइट की। डाइट के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए मैं जब पिछले 3 साल से कर रही हूँ मेहनत, बिना डाइट के कर रही हूँ। जब अगर मेरे को डाइट मिलती तो ये तो स्टेट लेवल है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आ सकती हूँ। और पैसे की दिक्कत के कारण ही मैं इंटरनेशनल लेवल पे रह चुकी हूँ, हार चुकी हूँ वहाँ पे। लेकिन स्टेट लेवल पे गोल्ड है, ये बिना उसके डाइट के। मैं चाहती हूँ कि मेरे को डाइट मिले और मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आऊँ। कोई जिस तरीके से आप स्टेडियम में भी जाते हैं, विक्रम साहब जो हैं आपको कोचिंग भी देते हैं, किस तरीके की मदद जो है आपको सरकार की तरफ से अब तक मिली है? सरकार की तरफ से मदद या कुछ भी कह सकते हैं हम, ये विंग होता है हमारे ग्राउंड में, जो जिस बच्चे का स्टेट में कोई भी मेडल आ जाए, 3rd पोजीशन तक आ जाए, उसको विंग में उसका नाम आ जाता है। सरकार उसको 2000 रुपया महीना देती है। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि वो साल के अंत में आते हैं, इतना खिलाड़ी आधा हो जाता है, फिर आखिरी में पैसे आते हैं तो उसका क्या करे खिलाड़ी। तो यानी साल के अंत में आपको 20 से 25,000 के आसपास जो है पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पूरे साल बीत जाने के बाद, यानी कि उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। आपको जिस वक्त उस पैसे की जरूरत होती है वो उसको आपको नहीं मिलता, वो भी सिर्फ 2,000 महीना आप लोगों को मिलता है। हरियाणा सरकार एक ऐसा राज्य है जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। और इस देश में ओलंपिक में सबसे ज्यादा अगर पदक किसी राज्य ने जीते हैं तो वो हरियाणा राज्य ने, जहाँ पर कहा जाता है कि वो राज्य सबसे ज्यादा खिलाड़ी पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है कि रीशु, उसके साथ अगर इस तरीके का वाकया हो रहा है तो आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या सो रही है? हम सरकार से भी सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रीशु की यहाँ पर मदद की जाए। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी खिलाड़ी को आमंत्रित किया है जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी अपने हुनर को बचाए हुए है और उम्मीद ये कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वो अपने हुनर को और ज्यादा तराश कर ओलंपिक में मेडल अपने देश के लिए लेकर आएगी। लेकिन इस हुनर को कहीं ना कहीं अगर बट्टा लग रहा है तो वो सरकार की वजह से ही लग रहा है। सरकार ऐसे हुनर को देख नहीं पा रही है और वो आज ये गुहार लगा रही है कि कम से कम उसकी मदद की जाए, जिससे कि वो अपने हुनर को यहाँ पर बचा सके। मेरे साथ उनके कोच और रीशु दोनों ही मौजूद हैं। विक्रम साहब, यहाँ पर हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा कोचिंग और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो देता है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो भी हरियाणा से ही आते हैं। लेकिन रीशु के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो स्टेट चैंपियनशिप पे एक मेडल आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स विंग में नाम आता है उनका, तो उनको पर मंथ 2,000 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है। तो 24,000 इसको एक मेडल में मिलते हैं। सेकेंडली अगर ये नेशनल लेवल में मेडल लेती है तो इसको 51,000, 31, 21, जिसको अभी नेक्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी में बढ़ा चुकी है। और आगे स्पोर्ट्स में जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने किया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप मेडल लेते हैं तो उनको उनकी एक कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेडल के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे मेडल के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाती है। साथ में क्या है, जो स्टेट मेडलिस्ट है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोटा रखा हुआ है OSP के नाम से, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से अलग से कोटा हुआ है, जिसमें वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उन खिलाड़ियों के लिए हैं जो स्टेट चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप में कुछ कर चुके हैं। स्टेट चैंपियनशिप तक यहाँ पर रीशु पहुंची है और जाहिर है वो यहाँ तक पहुंची है तो उसके अंदर कोई ना कोई हुनर तो है। अगर उस हुनर को बचाना है तो सरकार क्या उससे पहले कुछ नहीं सोचती है? उसके लिए क्या कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास? एक ऐसा खिलाड़ी जो अगर स्टेट चैंपियनशिप तक भी पहुंच रहा है
उसके लिए अगर 2000 महीने की जो मदद सरकार दे रही है वो भी साल के आखिर में दे रही है, तो वो हुनर बचेगा कैसे? और क्या उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है, यानी स्टेट चैंपियनशिप से पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता है क्या, कि जिससे कि इन तमाम खिलाड़ियों का जो हुनर है वो सहेजा जा सके? किया जा सकता है। जैसे हमारे कुछ सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कि ऐसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको अलग से उनका कोचिंग, ट्रेनिंग या फिर कुछ भी फैसिलिटी है, उनको फाइनेंशियली हेल्प है, जो नीडी हैं, जो स्पोर्ट्स में नीडी है, उनके लिए किया जाए। सेकंड, ऐसा होता है कुछ प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, अपनी लाइफ स्पोर्ट्स में लगाते हैं, बट किसी कारण से, यानी सर्कमस्टांसेस, किसी भी उसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान यानी हो तो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी कि चैंपियनशिप, अगर आप स्टेट चैंपियनशिप भी जीत लेते हैं तो उसके बाद जो है प्लेयर को 2000 रुपये महीना दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कितना अंतर है एक उस खिलाड़ी के लिए जिसे वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, जो वास्तव में अपने हुनर को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अपने हुनर को तराश कर इस देश के लिए मेडल लेकर आए। सिर्फ हम दिन रात ये ज़रूर चिल्लाते हैं तमाम बहसों में कि भारत के पास इन तमाम देशों के लिए, तमाम देशों की तरह वो ओलंपिक मेडल्स क्यों नहीं है, हम उस फेरिस्त में क्यों नहीं है जिसमें आज चीन खड़ा है। लेकिन हम उस वास्तविक वजह को देखने के लिए तैयार नहीं है। हम उन खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपया या फिर उससे भी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले की कहानी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि वो किस तरीके से सर्वाइव करके पहुंच रहे हैं, और क्या ये जो तमाम क्षेत्र हैं उन लोगों के लिए ही हैं या उन लोगों के बच्चों के लिए ही हैं जिनके पास वास्तव में पैसा है। आप यहाँ पर डाइट की बात कर रहे थे ऋषु, किस तरीके की डाइट की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं एक वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके आगे कहीं ना कहीं अड़ रहा है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन आपका पूरा शेड्यूल क्या रहता है? पूरे दिन में आप किस तरीके से मेहनत करती हैं? सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद 5:30 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। वहाँ से 7:30 आ के नाश्ता नुश्ता बना के फिर मैं अपने स्कूल के लिए जाती हूँ। स्कूल से वापस आने के बाद फिर मुझे काम करना पड़ता है घर का, जिसके घर रहते हैं मालिक का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है दोपहर का। उसके बाद रेस्ट बीच में बिल्कुल नहीं होता। फिर शाम के लिए स्टेडियम के लिए जाना पड़ता है मेरे को। उसके बाद रात को आने के बाद फिर खाना बना के सब कुछ काम करके फिर मेरे को रात को स्टडी का टाइम मिलता है। तो ये पूरा शेड्यूल है आपका, तो आप समझ सकते हैं कितना हेक्टिक शेड्यूल इस बच्ची का है और किस तरीके से अपने पूरे दिन की शुरुआत करती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कोशिश यही है कि इसका हुनर जिंदा रहे, और ये बार बार कोशिश यही करती है कि कम से कम जिस तरीके से उसका जीत का सिलसिला शुरू हुआ है स्टेट चैंपियनशिप की तरह, वैसा ही उसका सिलसिला आगे भी जारी रहे और वो नेशनल लेवल के लिए भी इसी तरीके से कोशिश करती रहे और भारत के लिए, अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। लेकिन विक्रम साहब, अगर हमने इसी तरीके से ये जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय दे रही है कि जो तमाम इसने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, सबसे बड़ी आपको क्या खामी लगती है कि क्या इसके साथ अभी मदद होनी चाहिए उन एनजीओज के लिए या उन तमाम संस्थाओं के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के बच्चों को मदद कर सकती हैं? इस तरह के बच्चों को मदद करने के लिए सबसे ज़रूरी जो ऋषु के लिए है, नंबर 1 पे आता है इसको डाइट। क्योंकि बिना अच्छी डाइट के आप ना तो बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। और सेकंड आता है इसको मेंटली पीस। मेंटली पीस कब होगा? जब ये अपना इंडिपेंडेंट किसी क्वार्टर में या किसी घर में रहेगी। जैसे अभी ये रेंट पे रह रहे हैं, ये अपने भाई के साथ रह रही है, 4-5 हज़ार रुपये इसका भाई कमाता है, जिससे आप समझ सकते हैं आज के दौर में 4-5 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल समझा जा सकता है क्या हालात होंगे घर के भी। ऋषु, घर की तरफ से कोई रिएक्शन? घर वाले जो हैं वो क्या कहते हैं? भाई क्या कहते हैं? भाई कुछ नहीं कहते, वो मेरे को इस काम के लिए, बॉक्सिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। वो जितना हो सके मेरा मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, बॉक्सिंग खेलूँ और अपना करियर बनाऊँ। उसका तो करियर नहीं बन सका, वो ऐसे सोचता है कि मैं अपना करियर बनाऊँ। कभी ये कहा भाई ने या फिर परिवार वालों ने, किसी ने जो आसपास के जानने वाले हैं, कि जब पैसा नहीं है क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, और जब पैसा जेब में नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, क्यों इतनी मेहनत करती हो? कहा किसी ने? भाई ने तो नहीं कहा, लेकिन गली वालों ने बहुत कहा भी, जब तेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तू क्यों अपनी हड्डियां तड़वाती है, क्यों कमजोर हो रही है? तो लेकिन मैंने अपना मोटिवेट नहीं छोड़ा कि मुझे मेडल लेके आना है और अपना कुछ करके दिखाना अपने देश के लिए। आप 10वीं क्लास में पढ़ती हैं? हाँ जी। स्कूल वाले क्या कहते हैं? स्कूल वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट है मेरे को, और उन्होंने मेरी फीस सब कुछ फ्री कर दिया, एडमिशन फ्री कर दिया है। स्कूल वालों की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट है। स्कूल वाले कहते हैं कि आप मेहनत करिए, हाँ हम जी। भी आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। आप खाती क्या है?
जब आपकी डाइट पूरी नहीं है, अभी आप बता रही थी कि आप डाइट नहीं आपको पूरी मिल पाती है, क्या खाती हैं फिर आप? सिंपल रोटी सर। इसके अलावा कोई आपको किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती है? और नहीं सर। ना खाने के लिए अलग से कुछ भी ऐसा कुछ अलग आप नहीं खाती? नहीं सर। फिर इतनी मेहनत कैसे कर पाती? सर हिम्मत, जज्बा, जोश। तो उसके दम पर आप जो है लगी हुई है। यस सर। आगे क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सर अभी तो मेरा यही मोटिवेशन है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ, और इसके बाद भी मेरे को नौकरी मिले। नौकरी चाहती हैं? हाँ जी। और देश के लिए क्या करना चाहती हैं? देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेके। ओलंपिक खेलने का कभी सपना सजाया है, कभी सोचा है कि जिस तरीके से मैरी कॉम जो आज कहीं ना कहीं बॉक्सिंग के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके लिए एक आइडल के तौर पर उभरी हैं, उनकी भी कहानी बिल्कुल आप जैसी है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, उनकी जिस तरीके से वो भी बिल्कुल एक ऐसे परिवार से आती थी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोल मॉडल मानती हैं उन्हें? यस सर। मैं सबसे पहले सर ये कहना चाहूँगी, मैं इंटरनेशनल लेवल के जब गोल्ड लेके आऊँगी सर, तभी मैं ओलंपिक में जा पाऊँगी सर। इंटरनेशनल सबसे पहले सर, फिर ओलंपिक आएगा। तब सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सरकार से ये नहीं कहती, मुझे सरकार से वो नहीं है अभी, ये उम्मीद सरकार से मुझे ये कहना नहीं है अभी मैं उनके खिलाफ बोल रही हूँ, ये कुछ उनको धमका रही हूँ, ये सर जो मैं वो सोच रही हूँ अभी मैं उसको कुछ कर रही हूँ उनके लिए, ये बोल रही हूँ, उनके खिलाफ बोल रही हूँ। कल मेरे को फ़ोन आए भी, आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे। मैं ऐसा उनको कुछ नहीं कहती, मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें, बस सिर्फ मदद चाहती हैं? हाँ जी। कि आपकी वो मदद करें जो आपके सामने तमाम परेशानियां आ रही हैं। आप खिलाफ किसी के नहीं हैं। ये जज्बा है इस लड़की का, इस बच्ची का, जो ये पूरी कोशिश कर रही है कि उसका जो हुनर है वो बचा रहे। वो किसी से कोई भी मदद नहीं चाहती है, बल्कि खुले शब्दों में कह रही है कि सरकार से उसे कोई उम्मीद नहीं है, ना वो सरकार से कुछ चाहती है। बस वो ये चाहती है कि उसका ये हुनर बचा रहे, जिससे के लिए वो देश के लिए कुछ कर सके, देश के लिए वो मेडल लेकर आ सके, दो पैसे का उसका जुगाड़ हो जाए, जिससे वो खाने के लिए, जिसके लिए आज वो कहीं ना कहीं मोहताज नज़र आती है, उसका परिवार मोहताज नज़र आता है। लेकिन परिवार को भी यहाँ पर ज़रूर शेयर देना होगा, जिस तरीके से उसका भाई 2-4 हज़ार रुपये की नौकरी करके भी उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसका स्कूल पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अगर उसे कुछ आस है तो सरकार से यहाँ पर आस है। विक्रम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सरकार से या उन तमाम लोगों से जो इसकी मदद कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए किसी तरह से, और किसी एनजीओ के थ्रू इनको जो इनकी डाइट की फैसिलिटीज़ हैं या कोई अदर फैसिलिटी हैं, जैसे रहने की फैसिलिटी है, वो इनको प्रोवाइड किए जाए, जिससे फिजिकली मेंटली अच्छी तरह से टफ बने और अपने फ्यूचर के लिए, जो हरियाणा के लिए ना कि देश के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकें। बिल्कुल, ये एक कोशिश होनी चाहिए कम से कम ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो अपनी आइडेंटिटी के लिए तरस रहे हैं, उस हुनर को और ज़्यादा तराशने के लिए तरस रहे हैं, जिसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और रेशु उनमें से एक है जो ये चाहती है कि उसकी मदद की जाए उस हुनर को बचाने के लिए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। भले ही रेशु के पास या उसके परिवार वालों के पास पैसा ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन रेशु के पास वो एक ऐसी चीज़ है जो हर खिलाड़ी के पास नहीं होती है, और वो उस चीज़ का नाम है जज्बा, जिसे लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है। और उसका साफ कहना है कि वो इस जज्बे को लेकर लगातार आगे बढ़ती रहेगी, और वो पूरी ये कोशिश कर रही है कि ये जज्बा उसका लगातार बना रहे। और ख़ास बात ये है कि इसमें वो अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखे हुए है, यानी वो अपनी पढ़ाई को अलग नहीं करती है। भले ही उसे दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रैक्टिस को, मुक्केबाजी को, बॉक्सिंग को अलग नहीं कर रही है। कोशिश उसकी यही है कि लगातार ये सिलसिला जो है वो चलता रहे और आगे वो इसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ती रहे। रेशु, फिर भी इतनी दिक्कतें हैं, इतनी कोशिश आप लगातार कर रही हैं, एक आखिरी चीज़ आप कह रही हैं, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही है, हम भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ना हम किसी सरकार को अभी कहेंगे कि आपके साथ आपकी वो मदद यहाँ पर करे, और आप भी खुद यहाँ पर अपील भी नहीं कर रही हैं कि सरकार सामने आए आपकी मदद करे। लेकिन फिर भी आप क्या चाहेंगी, एक चीज़ जिससे कि आपका ये रास्ता है जो इतना कांटों भरा नज़र आता है, कि ये थोड़ा आसान हो जाए कम से कम आपके लिए? मैं सबसे यही उम्मीद चाहूँगी कि वो मेरा हौसला अफजाई करे, मुझे आके थोड़ा हौसला अफजाई करे कि मैं और आगे बढ़ूँ, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, सारे ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ। मैं सबसे देशवासियों से ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा आके वो हौसला अफजाई करें। तो तमाम देशवासियों से वो यही उम्मीद कर रही है कि जो तमाम लोग हैं जो इसे इस वक्त देख रहे हैं, वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी, वो सरकार जो अक्सर
खिलाड़ियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मदद करती हुई नजर आ जाती है, वो सरकार यहाँ पर उसकी मदद करे और कम से कम उसके लिए इतनी ज़रूर मदद कर दे कि उसका ये जो रास्ता है ये थोड़ा यहाँ पर आसान हो जाए और वो दिन रात मेहनत करके जिस हुनर को तराशने की कोशिश कर रही है वो उसका हुनर यहाँ पर बचा रहे। वो लगातार सुबह 5 बजे से अपने इस मेहनत करने के सिलसिले को शुरू करती है और आगे अपनी पूरी ज़िंदगी तक तब तक करती रहेगी जब तक कि उसे अपना यहाँ पर गोल या टारगेट नहीं मिल जाता है। विक्रम साहब, आप किस तरीके से इसे कोचिंग दे रहे हैं फिलहाल? इसे हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस शुरू करवाते हैं। वो मॉर्निंग में ये अपने सभी बच्चे इकट्ठे ही आते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इसका जो ट्रेनिंग इंटरेस्ट है ये सब बच्चों से इसको अलग करता है। इतने इंटरेस्ट से ट्रेनिंग करती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि बिना अच्छी डाइट के ये इतनी मेहनत से करती है और प्रॉपर टाइप से इवनिंग के टाइम भी, इवनिंग ट्रेनिंग पे भी बिल्कुल तो समझा जा सकता है यहाँ पर विक्रम साहब जो बता रहे हैं किस तरीके की मेहनत यहाँ पर रिशु करती है और कोशिश उसकी यही है कि लगातार उसकी मेहनत का सिलसिला यहाँ पर जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रिशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं कि आपका जो करियर है ये आगे जिस गति से है इससे दुगनी गति से आगे बढ़े और आपकी जो हुनर है उसे पंख लगे और आप देश के लिए मेडल लेके आए। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।